नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नीतीश कुमार से जब एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं और वो 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो इसमें हर्जी क्या है। मतलब फिर वो कहते हैं कि साहब इसमें बैठ के तय होगा, विपक्ष के लोग बैठेंगे और तय करेंगे। इसका मतलब नीतीश कुमार जी दोनों तरफ चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी पीएम फेस हुए तो ठीक है, लेकिन आगे उनकी भी आकांक्षा, इच्छा सामने दिखाई देती है, जो वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता बैठेंगे और तय करेंगे। इसी बीच जो राजनीतिक जानकार हैं उनका तो दावा है, जिसमें कि पीके भी है, वो कहते हैं दावा है कि ये विपक्ष सारे मिल जाएं तो भी एक विपक्ष का पीएम फेस नहीं तय कर पाएंगे। और ये हमने हर चुनाव में देखा है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, खासतौर पे 14 के बाद से हमने 14 में देखा, फिर 19 में देखा, ये सब लोग कहते हैं मिलकर के इकट्ठे होंगे, महागठबंधन बनाएंगे, अब की बार तो भाजपा को बाहर कर देंगे। लेकिन होता वही है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री सबको बनना है और एक दूसरे से कंपटीशन है कि मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। अब राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो यात्रा जो लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं इसका कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि वही मुट्ठी भर कांग्रेसी वो सब जगह जा रहे हैं, कंटेनर साथ में चल रहे हैं, यानी एक पब्लिक पीआर कंपनी पूरी लेकर के साथ चल रही है। वही भीड़ सड़क पर रोज होती है, वही कांग्रेसी होते हैं। इस यात्रा से ऐसा तो है नहीं कि भाई कांग्रेस की बड़ी सदस्यता बढ़ रही है। मिस कॉल देने के लिए एक नंबर जारी किया गया है, अगर उसके आप आंकड़े देखेंगे, वही कांग्रेसी जो पहले से कांग्रेसी है वही उस पर मिस कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बड़ी कोशिश की गई, देखिए प्रतिदिन पैदल चलने वाले राहुल गांधी, ये देखिए अब कुम्हार के साथ ये बना रहे हैं दिया, कभी जो है ये ढोल बजा रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी टी शर्ट की चर्चा की जा रही है, देखिए 6 डिग्री सेल्सियस में टी शर्ट में। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनकी बयानबाजी को देखते हुए कांग्रेसी लोग ये कहते हैं भाई ये सीरियस कब होगा। कभी वो कह देते हैं आरएसएस मेरा गुरु है, मैं तो आरएसएस से ही सीखता हूं। कभी उन्हीं के नेता उस आरएसएस की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से कर देते हैं। तो कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा किधर चलें। ये चौराहे से 4 कदम लेफ्ट चलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लेफ्ट से राइट चलते हैं, और इसलिए इनकी यात्रा वहीं लेफ्ट राइट में है। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हिंदुत्व की तरफ चलें, हिंदुत्व का मुद्दा साथ लें, या वो जो लेफ्टिस्ट की तरफ चल रहे थे और अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे उसको करें। और इसलिए राहुल गांधी कभी कभी मंदिर जाते हैं, कभी वो दंडवत प्रणाम करते दिखाई देते हैं, कभी वो आरती, उल्टी ही सही लेकिन आरती करते दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करते हैं, केरल के अंदर अल्पसंख्यक समाज के बीच बैठ करके और तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद ही ख्वाब देख रहे हैं, अब उनको लग रहा है राहुल गांधी एक सामने आ गया। इधर से आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो शरद पवार सामने आने वाले हैं 24 में, इसी तरह केजरीवाल जी आगे आने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो राष्ट्रपति को लेकर के राष्ट्रपिता शब्द देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने मोदी जी के बारे में कहा था, उन्होंने कहा कि नए भारत के नए राष्ट्रपिता के रूप में आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नीतीश कुमार ने इस पर चुटकी ली और उन्होंने कहा ये नए जो जिनको राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, इन्होंने देश के लिए किया क्या है। तो वो अपना वखान करते हैं, हमारे पिताजी ने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमें बताया था। तो भाई तुम्हारे पिताजी ने लड़ी थी, लेकिन हम पूछें तुमने क्या किया था। अगर तुम ये सवाल करते हो कि आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए क्या किया था, तो आरएसएस तो राजनीतिक पार्टी है नहीं। आरएसएस में कभी कोई गया है, आरएसएस का सदस्य है, मोदी जी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। लेकिन भाई इसका मतलब यह नहीं है कि आरएसएस ने क्रांतिकारियों से देश की आजादी की लड़ाई में आप झूठ बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं किया तो जनता मान लेगी। आरएसएस इस देश के लिए 1925 से जो काम कर रही है
वो काम आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं किया। और आरएसएस को टारगेट करना ये इनकी एक आदत बन गई है। कभी ये वीर सावरकर जी का अपमान करेंगे, कभी ये मोदी जी का अपमान करेंगे, लेकिन ये कह देना मोदी जी के बारे में नीतीश कुमार के द्वारा कि नए वाले राष्ट्रपिता ने किया ही क्या है, तो भाई पूरा देश अब उनको जवाब देगा। मोदी जी ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। वो गुजरात, जो आज हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसकी चर्चा पूरे भारत ही नहीं दुनिया में होती है, उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं। 14 के बाद जो भारत की स्थिति बदली है, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, वो क्या मोदी जी के योगदान में गिनती नहीं होगी? देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग जो केवल कांग्रेस से संबंधित हैं, जबकि आजादी की लड़ाई में करोड़ों लोग थे जिनका कहीं नाम नहीं है। इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम दर्ज थे वो पन्ने गायब कर दिए गए। तो क्या कांग्रेस के द्वारा लिखा गया जो इतिहास है, केवल उन्हीं इतिहास में दर्ज नामों को माना जाएगा कि इन्होंने लड़ाई लड़ी है? ये कब तक इस नाम को लेकर लड़ते रहेंगे? नीतीश कुमार के पिताजी ने कभी आजादी में भाग लिया था, इसलिए नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाओ। इधर जो है राहुल गांधी, उनके जो है वो परदादा थे, उन्होंने जो है उन्होंने दादाजी ने उन्होंने भाग लिया था, परदादा ने। तो परदादा के भाग लेने के कारण वो जो है वो भी दावा ठोकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो अन्य नेता हैं, अब केजरीवाल तो बेचारा आम आदमी पार्टी बनी अभी अभी है, तो उनको तो आप कभी भी राजनीति में फिर यही कहते रहेंगे भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर जिन्होंने कुछ किया उन्होंने भी क्या किया, सवाल तो यही है। कांग्रेस ही अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देश की आजादी में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? 1947 में कांग्रेस ने जो किया देश का विभाजन, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? आपने देश की आजादी के लिए कांग्रेसियों ने बहुत कुछ किया, तो सारे देश के जो बाकी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जिनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए, उनके योगदान को क्यों भुला दिया गया? उनके परिवार वालों की क्या आज दशा है, इसको कोई देखता है? कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी की ये खींच दिखाई दे रही है कि आज मोदी जी के बारे में इस तरह की बात की जा रही है। ये कभी मोदी जी के साथ हुआ करते थे तो ये खुद मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज इनको लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे हैं और इसलिए इनको लग रहा है आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से वो बिहार में 40 सीटें जो लोकसभा की हैं उनमें वो जीत कर आ जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। तो नीतीश कुमार को शायद इस देश के राष्ट्रपिता के रूप में आज लालू प्रसाद यादव दिखते होंगे और मुझे लगता है उनको लगता होगा लालू जैसा विकास करने वाला और देश के लिए काम करने वाला आदमी कोई उनको दिखता नहीं होगा, इसीलिए शायद उनको मोदी जी के द्वारा किए गए काम दिखाई नहीं दे रहे और वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, वरना वो इस तरह की बातें नहीं करते। यहां बात एक और ये है कि किसी व्यक्ति की भावना है। देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा है वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं कि वो उनको राष्ट्रपिता बोल रही है मोदी जी को। मोदी जी या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने ये नहीं कहा और खासतौर पे मोदी जी ने तो कभी कहा ही नहीं है कि मुझे राष्ट्रपिता बोलो। आप उनको पिता बोलो, दादा बोलो, वो आपकी व्यक्तिगत भावना है। मैं अगर मोदी जी को भाव से ये कहूं कि वो मेरे पिता तुल्य है और मैं तो उनको पिता जैसा मानता हूं, तो इसमें ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसी तरह वो अमृता फडणवीस का व्यक्तिगत बयान था, उनकी व्यक्तिगत भावना है, वो कोई पार्टी की इच्छा नहीं है। राष्ट्र का पिता या राष्ट्र की माता, वो इस भारत की कम से कम, ये तो सनातन है, इसका पिता माता कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो वो फिर सवाल उठेगा कि गांधी जी भी क्यों? फिर गांधी जी पे सवाल आएगा तो यही कांग्रेसी, यही नीतीश कुमार फिर बौखलाएंगे और इसलिए इस मुद्दे पर बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि विपक्षी पार्टियों में अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है और आगे भी बनने के चांस तो दिखते नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर भले ही ये विपक्षी पार्टी दावा करें कि हम एक होकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 में मोदी की आंधी के आगे
ये सब तिनके की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। वंदे मातरम।